हेलो स्टूडेंट्स, हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ चुके हैं। कल हमने डिफरेंस किया था फिजिकल और केमिकल चेंज का। आज हम करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। उससे पहले आप दो एमसीक्यू देखिए। ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज डैश सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कैसा सब्सटेंस फॉर्म होता है? न्यू, बिग, नो न्यू, स्मॉल। तो क्या था डेफिनेशन में? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी कि क्या आंसर आएगा? ऑप्शन बी, नया सब्सटेंस नहीं बनता। नेक्स्ट है वेहन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद आयरन। अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? जो सल्फेट था ये आयरन के साथ मिल जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे को जंग लगना क्या है? यानी कि जब कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट लाइक आयरन नेल्स, आयरन पाइप्स, आयरन ग्रिल्स एंड आयरन रेलिंग, यानी लोहे का कोई भी सामान, कोई पाइप है, कोई ग्रिल है, अगर वो हवा के कांटेक्ट में आती है तो उसके ऊपर धीरे धीरे एक ब्राउन कलर का पाउडर लग जाता है। वो क्या होता है? वो रस्ट, जंग होता है। इस प्रोसेस को धीरे धीरे जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग ऑफ आयरन होता किस कंडीशन में? इसके लिए दो ही कंडीशन नेसेसरी है। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर, यानी कि हवा की प्रेजेंस में होना चाहिए वो। दूसरा प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कुछ नमी, पानी, पानी की बूंदे, कुछ भी हो सकता है मॉइस्चर, नमी के लिए, तो वो होनी जरूरी है। ये दोनों कंडीशन होगी तभी क्या होता है? किसी लोहे के ऊपर जंग लगता है। इसके लिए केमिकल रिएक्शन है। ये रिएक्शन है Fe+O2 प्लस H2O, यानी कि Fe क्या होता है? आयरन, O2 ऑक्सीजन या हवा में, H2O पानी। ये जब तीनों रिएक्शन मिल जाती हैं तब क्या बन जाता है? फेरक ऑक्साइड या फिर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, यानी Fe2O3.XH। रेंज जितने मोल्स होंगे वाटर के उतने ही यहाँ पर आ जाएंगे। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन क्या करता है? ये डैमेज कर देता है आयरन के ऑब्जेक्ट को। धीरे धीरे जो लोहा है वह हल्का हो जाएगा और जंग लगने से वो धीरे धीरे खत्म भी हो सकता है। जो रस्ट होता है ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है और लगातार लोहे को धीरे धीरे ही खत्म करता चला जाता है। नेक्स्ट एक, लेकिन लोहे अगर हवा में लोहा हो, देखो ये, तो उसकी जंग लग जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे एंशियंट ऐसे इमारतें बनी हुई है जिसके अंदर लोहा यूज होता था। जैसे कि उसके लिए एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे रखा था आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो लोहे का पिलर है, लोह स्तंभ है, वह कुतुब मीनार के नजदीक है। यह पिलर दिल्ली में कुतुब मीनार के नजदीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो 22 फीट है। 6000 किलोग्राम ये हैवी है और 1600 साल पहले इसको बनाया गया था। ये अपनी तरफ साइंटिस्टों का और टूरिस्टों का ध्यान आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि इतने सालों से बने होने के बावजूद भी इसके ऊपर जंग नहीं लगा है। क्योंकि उस टाइम के जो लोहार थे, आयरन स्मिथ, उन्होंने ज़्यादा हाई क्वालिटी का जो लोहा था उसको यूज़ करके 98% जो रोस्ट आयरन है उसका यूज करके इस पिलर को बनाया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर जंग नहीं लगा है और ये 1600 साल से एज इट इज ऐसा का ऐसा खड़ा है। अब नॉर्मल जो लोहा होता है उसको हम कैसे बचा सकते हैं जंग लगने से? पहला है कोटिंग द आयरन सरफेस विद पेंट या ग्रीस। अगर हम लोहे के सरफेस को तेल से, ग्रीस से या पेंट कर देंगे उसके ऊपर, तो ये आयरन हवा के कांटेक्ट में आने से बच जाएगा, तो इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। दूसरा, कोटिंग विद अदर मेटल्स। अगर हम लोहे के साथ किसी दूसरे मेटल की कोटिंग कर देते हैं, यानी इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। जैसे कि हम बकेट यूज करते हैं घर में जो स्टील की बनी होती है, इसके अंदर जिंक ऐड करते हैं। ऐसे ही हमारे जो वाटर पाइप्स होते हैं, पानी की जो टैप्स होती हैं, उनके अंदर तो हमेशा पानी रहता है। तो अगर उस मेटल के अंदर, उन पानी के टैप के अंदर लोहे के साथ जिंक मिला होता है, यानी गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा ये बनाई जाती है, जिससे कि उनके अंदर जंग नहीं लगता। नेक्स्ट है बाय कन्वर्टिंग द आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील या अलॉइंग। अगर हम लोहे को स्टेनलेस स्टील में या अलॉय में कन्वर्ट कर देंगे तो जंग नहीं लगेगा। उसमें क्या होता है? इसमें भी अलग अलग धातुओं को मिक्स कर देते हैं, जैसे कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम या निकल को अगर लोहे में ऐड कर देंगे और उसको ठंडा करेंगे तो उस अलॉय बन जाएगा, यानी स्टेनलेस स्टील।
जिसके अंदर जंग नहीं लगता। जितने भी हमारे कुकिंग यूटेंसिल है, चाकू है, कैंची होती है और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी मेडिकल में यूज होते हैं, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? यह सॉलिड की है प्योरेस्ट फॉर्म होती है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं होती और ये क्रिस्टल फॉर्म में होती है। क्रिस्टल किसी भी साइज की हो सकते हैं, किसी भी शेप के हो सकते बन सकते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है, हमें क्रिस्टल बनाने हैं किसके? कॉपर सल्फेट के। हमने क्या ले लिया? एक बीकर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक स्टैंड लिया है, एक बर्नर ले लिया, चाइना डिश ली है और एक स्टीरर जो उसको मिलाने के लिए, घोल को मिलाने के लिए काम आएगा, फिल्टर पेपर और कॉपर सल्फेट पाउडर। यहाँ क्या लिया है? ये कॉपर सल्फेट पाउडर। हम क्या करते हैं? 100 ml पानी लेते हैं एक बीकर में, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं कुछ ड्रॉप्स और फिर उसको स्टैंड पर रखेंगे और इसको हीट करेंगे और जो हमारा बर्नर है वो ऑन हो जाएगा। हम उसके साथ साथ इसको मिलाना शुरू कर देंगे और फिर जो कॉपर सल्फेट का जो पाउडर था धीरे धीरे ऐड करेंगे उसके अंदर। ऐड करने के हमें तब तक ऐड करना जब तक कि वो सारा उसके अंदर घुलना बंद ना हो जाए, तब तक हम ऐड करते रहेंगे। ऐड करने के बाद हम इस सोल्यूबल को वहाँ से हटा लेंगे बर्नर से, फिर इसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो इम्प्योरिटीज है वो बाहर आ जाएगी और जो लिक्विड था वो हम एक बीकर में रख देती है और 24 घंटे के लिए इसको हम बिना डिस्टर्ब किए इसको एज इट इज रख देंगे। यानी कि जो हमने पीछे डिकंटेशन प्रोसेस पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग इसको बिना टच किए, बिना इसको डिस्टर्ब किए छोड़ देंगे। फिर हम 24 घंटे बाद देखते तो हमें जो ब्लूइश कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की थी जो हमने डाला था उसकी क्रिस्टल हमें मिल जाएंगे, जो आपको इस डायग्राम में दिख रही हैं। इस प्रकार हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं क्रिस्टलाइन प्रोसेस के द्वारा।